जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी हम सेकंड पेपर पर चर्चा कर रहे हैं और यूनिट 3 जो आपका है वो साहित्य शास्त्र से संबंधित यूनिट है। उसमें जो आज टॉपिक देखने वाले हैं वो है काव्य हेतु। तो जैसे हमने काव्य के लक्षण के संदर्भ में बात किया कि अलग अलग जो भी विद्वान थे, चाहे वो भारतीय काव्य शास्त्र के रहे हों या पाश्चात्य काव्य शास्त्र के, उन्होंने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं इसके संदर्भ में, वैसे ही है काव्य हेतु। देखिए, जब फ्रेंड्स हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसको किस कारण से पढ़ रहे हैं। तो यदि आप एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो और काव्य के बारे में अध्ययन कर रहे हो तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए उसके पीछे का कारण क्या है। हाँ, इसमें हमने पहले ही बताया था कि जो काव्य पढ़ते हैं, दरअसल ये होता है कि मानवीय गतिविधियों में हम इतने संलिप्त हैं आज के समय में कि हम अपनी भावनाओं के बारे में तो कभी सोच ही नहीं पाते। जबकि एक मानव को जो जीवन जीना है उसमें उसके जीवन में मशीनीकरण से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें भावनाओं का समावेश हो, जिस पे ये संसार टिका हुआ है। ऐसे में जो काव्य है, काव्य हेतु का मतलब है कि काव्य के कारण से। तो हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। अब देखिए, काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से। हम क्यों एक काव्य की रचना एक रचनाकार क्यों करता है, क्या सोच के करता है, और एक पाठक वर्ग उसको क्यों पढ़ता है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो काव्य हेतु का अभिप्राय काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है, अर्थात काव्य की सृजन के लिए किन तत्वों का होना जो है वो जरूरी है। दूसरी चीज़, काव्य हेतु को, जो काव्य हेतु है उसको काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में समझा जा सकता है। बाबू गुलाब राय इसके बारे में कहते हैं कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में क्या होता है, सहायक होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे संस्कृत काव्य शास्त्र है ना, तो इसमें जो है मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं के बारे में बताया गया है। देखिए, काव्य का जो हेतु यानी काव्य के कारण के बारे में होता है, 3 चीज़ें हैं। एक तो दिया है जैसे प्रतिभा यानी शक्ति, दूसरा है व्युत्पत्ति, और तीसरा क्या है, ये है अभ्यास। तो देखिए, यहाँ पे एक प्रतिभा हो गया, शक्ति हो गया, है ना, प्रतिभा शक्ति, और दूसरा है व्युत्पत्ति, और तीसरा क्या है, अभ्यास। लेकिन सिर्फ यही 2 चीज़ें नहीं कही गई हैं, और जो विद्वान हैं उनके द्वारा जो है काव्य के हेतुओं के बारे में अलग अलग धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ पे वही हमको ध्यान रखना है कि किसने शक्ति, प्रतिभा और जो अभ्यास है, इन तीनों को माना है, किसने अलग अलग माना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे प्रस्तोता है और प्रस्तोता आचार्य और काव्य हेतु दिया है। तो जैसे भामा का है, तो भामा ने क्या कहा है कि काव्य हेतु उनके अनुसार क्या होगा, भामा के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा होता है। और जो प्रस्तोता आचार्य में दंडी है, तो दंडी ने जो है काव्य के हेतुओं के बारे में बताया कि काव्य के हेतु 3 हैं। अब देखिए, भामा ने सिर्फ बताया काव्य का हेतु प्रतिभा को, लेकिन जो दंडी ने बताया है उन्होंने प्रतिभा भी बताया है, शास्त्र ज्ञान भी बताया है, और क्या बताया, अभ्यास। तो दंडी के अनुसार प्रतिभा भी होगा, शास्त्र ज्ञान भी होगा और अभ्यास भी होगा। रुद्रट और कुंतक, इन दोनों लोगों के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो काव्य हेतु है वो शक्ति भी होता है, व्युत्पत्ति भी होता है और अभ्यास भी होता है। तो दंडी के द्वारा प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान, अभ्यास। रुद्रट और कुंतक के द्वारा शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। वामन के द्वारा देखें तो लोक व्यवहार, विद्या, प्रकीर्ण, ये तीनों होता है। तो वामन के अकॉर्डिंग जो है ये जो हमारे हेतु हैं, काव्य की हेतुएं हैं, उसमें लोक व्यवहार भी आता है, विद्या है और प्रकीर्ण है। तो बहुत ही अलग है इनका अगर देखें ना, क्योंकि देखिए दंडी और रुद्रट कुंतक में थोड़ा सा मिक्स है, लेकिन जो वामन का देखिए ना तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है कि इन्होंने लोक व्यवहार और विद्या और प्रकीर्ण को माना है। जो जयदेव है, जयदेव के द्वारा है कि मूल प्रतिभा जो है ये क्या है, व्युत्पत्ति, अभ्यास, सहायक। तो व्युत्पत्ति हो गया, अभ्यास सहायक हो गया। मम्मट के द्वारा देखें तो शक्ति, निपुणता और अभ्यास। तो देखिए, यहाँ पे मम्मट के द्वारा शक्ति को काव्य हेतु माना गया है, निपुणता को माना गया है और साथ ही साथ अभ्यास को माना गया है। हेमचंद के द्वारा बात करें तो हेमचंद ने केवल प्रतिभा को माना। तो यहाँ पे 3 लोगों का आपको दिख रहा होगा। एक तो जो भामा है आचार्य, ये भी प्रतिभा को ही सिर्फ मानते हैं। हेमचंद और जगन्नाथ ये भी केवल प्रतिभा को मानते हैं, यानी हेमचंद भी केवल प्रतिभा को मानते हैं, और जो जगन्नाथ हैं वो भी केवल प्रतिभा को ही मानते हैं। तो प्रस्तोता आचार्य में भामा हो गए, दंडी, रुद्रट, कुंतक, वामन, जयदेव, मम्मट, हेमचंद, जगन्नाथ, ये इतने लोगों के द्वारा जो है काव्य हेतु के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जो भामा है
भामा ने काव्य हेतु के बारे में कुछ परिभाषाएं दी हैं। कहा है कि काव्याम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावतः, अर्थात किसी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है। ऐसा आपने कभी कभी लाइफ में खुद महसूस किया होगा कि सोचते होंगे कि कोई कविता लिखे और लिखने बैठते हैं तो ऐसी ही ऊटपटांग कविता आप लिखते हैं कि कुछ भी विचार नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये जो है ना आपके अंदर प्रतिभाशाली, मतलब कि ये प्रतिभा आपके अंदर अंतर्निहित नहीं है, ये आप ऊपर से बनाने की कोशिश करते हैं। भामा क्या कहते हैं कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है, उस अनुरूप होता है कि काव्य उनके मन से स्वतः स्फुरित होता है, वो बनावटीपन का प्रयास नहीं करते हैं। तो काव्यम तो जायते जातु कश्चित प्रतिभावता, जिसके व्यक्ति में व्यक्तित्व में खुद ही ये चीज़ अंतर्निहित होती है, दरअसल उसको हम मानते हैं कि वो प्रतिभा व्युत्पन्न व्यक्ति है। अब देखिए दूसरा है डंडी। डंडी भी कहते हैं, जैसे हम कोई चीज़ कहते हैं कि ये व्यक्ति में स्वाभाविक गुण है, नेचुरल है उसके अंदर, तो डंडी भी कहते हैं नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चाहु बाहु निर्मलम अमांद चाभि योग्यो से कारणम काव्यम संपदा। तो डंडी भी नैसर्गिक प्रतिभा को ही एक तरीके से उसके पक्ष में बात करते हैं। वामन ने कहा है कि जो काव्य हेतु है उसके लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए कहा, यानी जो वामन है इन्होंने काव्य हेतु के लिए जो काव्यांग शब्द है उसका प्रयोग करते हुए क्या कहा है, लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांगनी। तो लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांगनी। वामन ने प्रकीर्ण के तहत 6 तत्वों को सम्मिलित किया था। तो वामन ने प्रकीर्ण के तत्व जो 6 तत्वों को सम्मिलित किया उसमें क्या है, एक तो है लक्ष्यगता, लक्ष्यगता यानी काव्य परिचय, अभियोग यानी काव्य रचना का अभ्यास, वृद्ध सेवा यानी गुरु महत्व, अवेक्षण यानी उचित शब्द प्रयोग, प्रतिमन यानी प्रतिभा और अवधान चित्त की एकाग्रता। रुद्रट ने कहा तृतीयम मिदम व्यापृते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यासा। तो रुद्रट कहते हैं तृतीयम मिदम व्यापृते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यासा। रुद्रट के अनुसार प्रतिभा से कभी शब्दार्थ सामर्थ्य प्राप्त करता है और व्युत्पत्ति से काव्य को दोष मुक्त और अलंकार आदि काव्य तत्वों से उसे समृद्ध भी करता है। जयदेव के अनुसार श्रुत यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है, तो जयदेव का मानना ये है। जगन्नाथ कहते हैं कि तस्य चा कारणम कवि गता केवल प्रतिभा, कवि में रहने वाली प्रतिभा ही केवल काव्य का कारण बनती है। शक्ति निपुणता लोक शास्त्राम काव्य अवदेक्षणात् काव्याग शिक्षणा अभ्यासा इति हेतुस्थ भवे। ये काव्य प्रकाश मम्मट से है। शक्ति लोकशास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण द्वारा अर्जित निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति और काव्यागों से जो प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास ही क्या है, एक तरीके से काव्य हेतु है। यहाँ पे बताया गया कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त उद्बद्ध विधायिनी स्फुरंती सत्व के बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखा, ये वाग्भट्ट का कहना है। प्रतिभा के संदर्भ में बात करते हैं कि प्रतिभा अथवा शक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके संदर्भ में आचार्यों के मत निम्नलिखित है, जैसे है कवि वलस्य बीजम प्रतिभानाम कवित्व बीजम, प्रतिभा बीज रूप है कविता का, यानी जो कविता क्या होता है, प्रतिभा बीज रूप है किस चीज़ का, कविता का है। जो शब्दों के समूह को, अर्थों के समुदाय को, अलंकारों या मुक्तियों को तथा अनन्य साधारण रूप में काव्य सामग्री को हृदय के भीतर पहुंचाती, उसे क्या कहते हैं, प्रतिभा कहते हैं। राजशेखर का कहना है। भट्टौत का कहना है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, अर्थ या वर्ण विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली जो प्रज्ञा है वो प्रतिभा ही है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु के निर्माण में सक्षम प्रज्ञा प्रतिभा है। यहाँ पे देखिए कुंतक कहते हैं कि प्रकटनाद्य संस्कारा परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कविष्यता, यानी पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संसार का जो संस्कार होते हैं उनसे जो मिली कवित्व हो सकती है। और होता भी है ऐसा, आपने जैसे बच्चन फैमिली में ही देखा होगा, तो कहीं ना कहीं ये हमको लगता नहीं कि उनका जो बीजारोपण होता है वो पूर्व संस्कारों से ही आता है। तो वो स्वतः भी एक तो कविता जो है खुद का एक अपने अंतर्निहित कुछ ना कुछ वो गुण होता है जो आता है, लेकिन आपको अपनी परंपरा से मिला होता है, पीढ़ियों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है तो वो भी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्व एवं वर्तमान जन्म के जो संस्कार हैं उन संस्कारों से जो मिली कवित्व शक्ति है उसको भी हम प्रतिभा कहते हैं।
मम्मट कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूपा संस्कारा विशेष, अर्थात शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है, अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी क्या होता है, शक्ति ही है। सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूला शब्दों उपस्थिति, जगन्नाथ काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति यानी सृजन की जो क्षमता है उसको ही प्रतिभा मानते हैं। शुक्ल ने क्या कहा है, आचार्य शुक्ल ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है। विभिन्न आचार्यों ने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं, तो प्रतिभा के 2 भेद माना है। देखिए रुद्रट कितना मानते हैं, ये 2 मानते हैं, सहजा और उत्पाद्या। हमें यही ऐसे ही ध्यान रखना है कि प्रतिभा के कौन से आचार्य कितना भेद मानते हैं। तो जैसे रुद्रट है तो वो मानते हैं कि एक सहजा है एक उत्पाद्या है। सहजा को मानते हैं कि जो पूर्व जन्म के हमको जो संस्कार होते हैं उनसे जो हमें प्राप्त प्रतिभा है, और जो उत्पाद्या होती है उससे मतलब कि जो इस जन्म में हम अर्जित करते हैं। तो 2 चीज़ें हैं। कभी कभी आप अपने ही फैमिली कल्चर में देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको जन्मजात मिली हैं, वो आपके फैमिली कल्चर से आती हुई तो वो आपको मिल गया है ना, तो वो जन्मजात हो गया। और कुछ चीज़ें होती है कि आप लगातार प्रैक्टिस से उस चीज़ को अर्जित करते हो। तो ये सहजा हो गया यानी सहज मिला हुआ, उत्पाद्य यानी आपने अर्जित किया हुआ, तो ये रुद्रट के द्वारा है। अब यहाँ पे देखिए जैसे राजशेखर कहते हैं कि प्रतिभा के 2 भेद है। ये पहले भी हमने बताया था कि कहीं क्वेश्चन में आया था, कारित्री और भावित्री ये क्या होता है। तो राजशेखर बताते हैं कि जो प्रतिभा होती है एक कारित्री होती है एक भावित्री होती है। अब यहाँ समझना है ये क्या होता है। जैसे कारित्री का संबंध है कि कवि से, तथा भावित्री का संबंध है सहृदय पाठक से। यानी एक पाठक जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप सुन रहे होंगे, तो सुनने में आप क्या सहज महसूस कर रहे हो, आपका कितना अच्छा हृदय, आप इस जो हमारा लेक्चर है उसको कैसे ले रहे हैं, तो ये आपके अंतर्निहित भावित्री का यात्रा है। और जो कारित्री है जो हम कुछ भी बोल रहे हैं ये है। तो एक कवि जो है जब भी कुछ भी लिखता है तो कारित्री कार्य करता है, और किसके लिए लिखता है, पाठकगण के लिए लिखता है। तो एक कारित्री का संबंध कवि से हो गया, भावित्री उसको समझने वाला हो गया। तो राजशेखर कहते हैं प्रतिभा ये है, कारित्री और भावित्री। राजशेखर ने सहजा, आहार्या और औपदेश की प्रतिभा की दृष्टि से कवि को 3 प्रकार में बांटा है, सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक। इन्होंने बुद्धि के भी 3 भेद माने हैं। किसने माना है, राजशेखर ने, कि बुद्धि के 3 भेद होते हैं। एक बुद्धि स्मृति होती है, एक मति होती है, एक प्रज्ञा होती है। ऐसा बोलते भी हम लोग, वैसे तो समानता हम लोग समझते हैं सब एक ही चीज़ है, बट हिंदी में बहुत ही बारीकी से जाएंगे तो हर एक चीज़ का अलग मतलब निकलता है। स्मृति यानी मेमोरी से, मति भी कहते हैं, और प्रज्ञा भी। तो प्रज्ञा हम ज़्यादातर किसी की तेजस्वीलता कितनी ज़्यादा है उसको हम जब मेजरमेंट करते हैं उसको कहते हैं। हेमचंद जो है ये कहते हैं सहजा और औषधि। तो हमने रुद्रट का आपको बताया सहजा और उत्पाद्या करके, राजशेखर का कारित्री भावित्री बताया, और हेमचंद का जो बताया वो सहजा और औषधि करके है। यह रुद्रट द्वारा किए गए भेद का ही रूप है। सहजा जन्म से जुड़ा होता है, औषधि का संबंध श्रम से होता है। तो यहाँ पे आपने देखिए कि प्रतिभा के बारे में भी समझ लिया। अब थोड़ा सा व्युत्पत्ति और अभ्यास है, बस ज़्यादा नहीं है टॉपिक। तो विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। इसी से इसका अर्थ है बहुज्ञता से, यानी व्युत्पत्ति अर्थ बहुज्ञता यानी बहुत ज़्यादा। और राजशेखर के अनुसार उचितानुचितो विवेका व्युत्पत्ति, यानी उचित अनुचित का अगर आपको विवेक है, क्या सही है क्या गलत है, तो उसी को हम क्या मानते हैं, व्युत्पत्ति। और अभ्यास क्या है, राजशेखर ने इसे स्पष्टता परिभाषित किया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही क्या है। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हो तो निरंतर अगर प्रयास कर रहे हो तो प्रयास करते रहना ही क्या है, एक तरीके से वो अभ्यास होता है। आचार्य मंगल ने इसे काव्य का मूल हेतु माना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे पाश्चात्य काव्य हेतु में थोड़ा सा ये है कि पाश्चात्य जो काव्य हेतु है उसमें जैसे अरस्तु और होरेश है, तो ये काव्य हेतु क्या मानते हैं, अरस्तु और होरेश ये अनुकरण को काव्य की हेतु मानते हैं। ठीक है, अरस्तु और होरेश जो है अनुकरण को मानते हैं। कांट और हीगेल जो है ये सौंदर्य प्रेम, आत्मदर्शन और अनुकरण को क्या मानते हैं, पाश्चात्य काव्य हेतु मानते हैं। फ्रायड जो है अभुक्त काम की प्रेरणा को मानते हैं। और एडलर है वो कहते हैं कि मनुष्य जब व्यवहारिक जीवन में अपने प्रभुत्व को स्थापित नहीं कर पाता तो उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होती है, और इस हीन भावना से मुक्त होने के लिए वो काव्य की रचना करता है या अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार काव्य रचना के मूल में हीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति कार्य करती है, अर्थात अहं की स्थापना होती है। हीगल कहते हैं कि मानव का जन्मजात सौंदर्य प्रेम, आत्म प्रदर्शन तथा अनुकरण की प्रवृत्ति साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा है। और युंग कहते हैं कि ये जीवन की इच्छा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपने ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया। काव्य हेतु से संदर्भित जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं लास्ट टाइम आपको एग्ज़ाम के लिए, वो हमने यहाँ पे करा दिया है। काव्य लक्षण हो गया, काव्य हेतु हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है वो है काव्य का प्रयोजन, यानी काव्य का उद्देश्य क्या है। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो रहा होगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप कनेक्ट हो जाएंगे। टेलीग्राम पे काफ़ी स्टूडेंट हैं और बराबर अपडेट वहीं पे आपको मिलता रहता है। और आपको प्लेलिस्ट जो है दे दिया जाएगा। लगभग हमने जो है आपका अगर देखा जाए तो 10 यूनिट है और मैक्सिमम हमने यूनिट को कवर कराया है। और इस समय आप एक काम और भी कर सकते हैं, 10 या 20 दिन एग्ज़ाम के बचे हैं तो हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ से आप प्रीवियस के जितने भी हिंदी से क्वेश्चन रिलेटेड आए हैं उनको हमने सॉल्व कराया है। 131 वीडियो समथिंग है, तो उसको जो है सॉल्व करेंगे टॉपिक टू टॉपिक, जितनी भी गद्य की विविध विधाएँ हैं सारे से, तो वो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा लास्ट टाइम के एग्ज़ाम में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।